कहानी 51। रसिक संपादक आरंभ। नवरस के संपादक पंडित चोखेलाल शर्मा की धर्मपत्नी का जब से देहांत हुआ है, आपको स्त्रियों से विशेष अनुराग हो गया है और रसिकता की मात्रा भी कुछ बढ़ गई है। पुरुषों के अच्छे अच्छे लेख रद्दी में डाल दिए जाते हैं, पर देवियों के लेख कैसे भी हों तुरंत स्वीकार कर लिए जाते हैं और बहुधा लेख की प्रशंसा कुछ इन शब्दों में की जाती है। आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया। अतीत जीवन आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया, अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न हैं, जिसकी चमक कभी कम न होगी। और कविताएं तो हृदय की हिलोरें, विश्व वीणा की अमरतान, अनंत की मधुर वेदना, निशा का नीरव गान होती हैं। प्रशंसा के साथ दर्शनों की उत्कट अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी। यदि आप कभी इधर से गुजरे तो मुझे न भूलिएगा। जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की है, उसके दर्शनों का सौभाग्य हमें मिला तो अपने को धन्य मानूंगा। लेखिकाएं अनुराग में प्रोत्साहन से भरे हुए पत्र पाकर फूली न समाती। जो लेख अभागे भिक्षुक की भांति कितनी ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट आए थे, उनका यहाँ इतना आदर। पहली ही बार ऐसा संपादक जन्मा है जो गुणों का पारखी है। जरा सी संपादकी क्या मिल गई, मानो कोई राज्य मिल गया। इन संपादकों को कहीं सरकारी पद मिल जाए तो अंधेरे मचा दे। वो तो कहो कि सरकार इन्हें पूछती नहीं। उसने बहुत अच्छा किया जो ऑर्डिनेंस पास कर दिए और स्त्रियों से द्वेष करो, ये उसी का दंड है। ये भी संपादक ही है, कोई घास नहीं छीलते। और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र के, नवरस, सब पत्रों में राजा है। चोखेलाल जी के पत्र की ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी। हर डाक से धन्यवादों की एक बाढ़ सी आ गई और लेखिकाओं में उनकी पूजा होने लगी। ब्याह, गौना, मुंडन, जन्म मरण के समाचार आने लगे। कोई आशीर्वाद मांगती, कोई उनके मुख से सांत्वना के 2 शब्द सुनने की अभिलाषा करती, कोई उनसे घरेलू संकटों में परामर्श पूछती और महीने में 10-5 महिलाएं उन्हें दर्शन भी दे जाती। शर्मा जी उनकी अवाई का तार या पत्र पाते ही स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करते। बड़े आग्रह से उन्हें 1 दिन ठहराते, उनकी खूब खातिर करते। सिनेमा के फ्री पास मिले हुए थे, खूब सिनेमा दिखाते। महिलाएं उनके सद्भाव से मुग्ध होकर विदा होती। मशहूर तो यहां तक है कि शर्मा जी का कई लेखिकाओं से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया है, लेकिन इस विषय में हम निश्चित पूर्वक कुछ नहीं कह सकते। हम तो इतना ही जानते हैं कि जो देवियां एक बार यहां आ जाती, वो शर्मा जी की अनन्य भक्त हो जाती। बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी है। अपने विधुर जीवन की निराशाओं को अपने अनस्तल में संचित रखकर मूक वेदना में प्रेम माधुर्य का रस पान कर रहा है। संपादक जी के जीवन में जो कमी आ गई थी, उनकी कुछ पूर्ति करना महिलाओं ने अपना धर्म सा मान लिया। उनके भरे हुए भंडार में से अगर एक शुद्धित प्राणी को थोड़ी सी मिठास दी जा सके तो उससे भंडार की शोभा है। कोई देवी पार्सल से अचार भेज देती, कोई लड्डू। एक ने पूजा का ऊनी आसन अपने हाथों बनाकर भेज दिया। एक देवी महीने में 1 बार आकर उनके कपड़ों की मरम्मत कर देती थी। दूसरी देवी महीने में 2-3 बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला जाती थी। अब वो किसी एक के न होकर सबके हो गए। स्त्रियों के अधिकारों का उनसे कड़ा रक्षक शायद ही कोई मिले। पुरुषों से तो शर्मा जी को हमेशा तीव्र आलोचना ही मिलती है।
श्रद्धा में सहानुभूति का आनंद तो उन्होंने स्त्रियों में ही पाया है। एक दिन संपादक जी को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया था। अन्य संपादक उसे अश्लील कहते, लेकिन चोखेलाल इधर बहुत उदार हो गए थे। कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी थी, लेखिका का नाम इतना मोहक था कि संपादक जी के सामने उसका एक कल्पना चित्र सा खड़ा हो गया। भावुक प्रकृति, कोमल गीत, याचना भरे नेत्र, बिंब अधर, चंपई रंग, अंग अंग में चपलता भरी हुई, पहले गोद की तरह शुष्क और कठोर आर्द्र होते हुए ही चिपक जाने वाली, उन्होंने कविता 2-3 बार पढ़ी और एक बार उनके मन में सनसनी दौड़ी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? भाग सकोगे? मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूंगी, मैं तुम्हारी कमर में करपाश कस दूंगी, मैं तुम्हारा पांव पकड़कर रोक लूंगी, तब उस पर सर रख दूंगी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? छोड़ सकोगे? मैं तुम्हारे अधरों पर अपने कपोल चिपका दूंगी, उस प्याले में जो मादक सुधा है उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? कामाक्षी। शर्मा को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था। उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम ये पत्र लिखा। आपकी कविता पढ़कर मैं नहीं कह सकता मेरे चित्त की क्या दशा हुई। हृदय में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी जो मुझे भस्म किए डालती है। नहीं जानता इसे कैसे शांत करूं। बस यही आशा है कि इसको शीतल करने वाली सुधा भी वहीं मिलेगी जहां से ये तृष्णा मिली है। मन पतंग की भांति जंजीर तुड़ाकर भाग जाना चाहता है। जिस हृदय से ये भाव निकले हैं उसमें प्रेम का कितना अक्षय भंडार है, उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है। मैं आपसे सत्य कहता हूं, ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं सुनी थी और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया है वो मेरी विधुर शांति को छिन्न भिन्न किए डालता है। आपने गरीब की फूस की झोपड़ी में आग दी है, लेकिन मन ये स्वीकार नहीं करता। हक वो केवल विनोद क्रीड़ा है। इन शब्दों में मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है जिसने प्रेम की वेदना सही है, जो लालसा की आग में तपा है। मैं इसे परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सका। ये कुटिया अनुराग की भेंट के लिए आपका स्वागत करने को तड़प रही है। तीसरे ही दिन उत्तर आ गया। कामाक्षी ने बड़े भावुकतापूर्ण शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की थी और अपने आने की तिथि बताई थी। आज कामाक्षी का शुभागमन है। शर्मा जी ने प्रातःकाल हजामत बनवाई, साबुन और बेसन से स्नान किया। महीन खद्दर की धोती, कोकटी का ढीला चुन्नटदार कुर्ता, मलाई के रंग की रेशमी चादर, ठाठ से कार्यालय में बैठे तो सारा दफ्तर चमक उठा। दफ्तर की खूब सफाई कर दी गई। बरामदे में गमले रखवा दिए गए थे। मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए थे। गाड़ी 9 बजे आती है। अभी 8:30 बजे हैं। 9:30 बजे तक यहां आ जाएगी। इस परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा है। बार बार घड़ी की ओर ताकते हैं, फिर आईने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलने लगते हैं। फिर आईने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलते हैं। मूंछों से 2-4 बाल पके हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का इस समय कोई साधन नहीं है, कोई हर्ज नहीं। इससे रंग कुछ और ज्यादा ही जमेगा। प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है
तब वो ऐसा मेहमान हो जाता है जो उपकार लेकर आया हो। युवकों का प्रेम खर्चीली वस्तु है, लेकिन महात्माओं या महात्मापन के समीप पहुंचे हुए लोगों का प्रेम उल्टे और कुछ ले आता है। युवक जो रंग बहुमूल्य उपहारों से जमाता है, ये महात्मा अर्ध महात्मा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं। ठीक 9:30 बजे चपरासी ने आकर कार्ड दिया। लिखा था कामाक्षी। शर्मा जी ने उसे देवी जी के लाने की अनुमति देकर एक बार फिर आईने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी सी पुस्तक पढ़ने लगे, मानो स्वाध्याय में तन्मय हो गए हों। एक क्षण में देवी जी ने कमरे में कदम रखा। शर्मा जी को उनके आने की खबर न हुई। देवी जी डरते डरते समीप आ गई। तब शर्मा जी ने चौंक कर सिर उठाया, मानो समाधि से जाग पड़े हों, और खड़े होकर देवी जी का स्वागत किया। मगर ये वो मूर्ति ना थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी। एक काली, मोटी, अधेड़, चंचल औरत थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी मानो उसे पी जाएगी। शर्मा जी का सारा उत्साह, सारा अनुराग ठंडा पड़ गया। वो सारी मन की मिठाइयां जो वो महीनों से खा रहे थे, पेट में शूल की भांति चुभने लगी। कुछ कहते सुनते ना बना, केवल इतना बोले, संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का जीवन है। सिर उठाने का समय नहीं मिलता। उस पर कार्य आधिक्य से इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। रात ही से सिर दर्द से बेचैन हूं। आपकी क्या खातिर करूं? कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था। उसे मेज पर पटककर रुमाल से मुंह पोंछकर मृदु स्वर में बोली, ये तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई। मैं तो एक सहेली से मिलने जा रही थी। सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलूं, लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। मैं आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद करूंगी। आपका स्वास्थ्य स्त्री जाति के लिए बड़े महत्व की वस्तु है। आपको इस दशा में छोड़कर अब मैं जा नहीं सकती। शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया है, नाड़ी टूटी जा रही है। उस चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही नरक हो जाएगा। चली है कविता करने, और कविता भी कैसी, अश्लीलता में डूबी हुई। अश्लील तो है ही, बिल्कुल सड़ी हुई, गंदी। एक सुंदरी युवती की कलम से वो कविता कामवाण थी। इस डायन की कलम से तो वो परनाले का कीचड़ है। मैं कहता हूं, इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है? वो क्यों ऐसी कविता लिखती है? क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम भजन करती? आप पूछती हैं, मुझे छोड़कर भाग सकोगे? मैं कहता हूं, आपके पास कोई आएगा ही क्यों? दूर ही से देखकर न लंबा हो जाएगा। कविता क्या है जिसका न सिर न पैर, मात्राओं तक का इसे ज्ञान नहीं, और कविता करती है। कविता अगर इस काया में निवास करती है तो फिर गधा भी गा सकता है, ऊंट भी नाच सकता है। इस रांड को इतना भी नहीं मालूम कि कविता करने के लिए रूप और यौवन चाहिए, नजाकत चाहिए। भूतनी सी तो आपकी सूरत है। रात को कोई देख ले तो डर जाए, और आप उत्तेजक कविता लिखती हैं। कोई कितना ही क्षुणातुर हो तो क्या गोबर खा लेगा? और चुड़ैल इतना बड़ा पोथा ले आई है, इसमें भी वही परनाले का गंदा कीचड़ होगा। उस मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। वो ऐसी कोई बात नहीं है। 2-4 दिन के विश्राम से ठीक हो जाऊंगा। आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती होगी। आप तो महाशय जी संकोच कर रहे हैं। मैं 10-5 दिन के बाद चली जाऊंगी तो कोई हानि न होगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी। आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी, पर जो
सज्जनता मैंने आप में देखी है वो कहीं नहीं पाई। आप पहले महानुभाव हैं जिन्होंने मेरी रचना का आदर किया, नहीं तो मैं निराश हो चुकी थी। आपके प्रोत्साहन का ये शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली। आप इनमें से जो चाहे रख लें। मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है, उसे भी शीघ्र ही आपकी सेवा में भेजूंगी। कहिए तो 2-4 कविताएं सुनाओ। ऐसा अवसर मुझे कब मिलेगा ये तो मैं नहीं जानती कि कविताएं कैसी हैं, पर आप सुनकर प्रसन्न होंगे, बिल्कुल उसी रंग की हैं। उसने अनुमति की प्रतीक्षा न की, तुरंत पोथा खोलकर एक कविता सुनाने लगी। शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा जैसे कोई भिगो भिगो कर जूते मार रहा हो। कई बार उन्हें मतली आ गई, जैसे 1000 गधे कानों के पास खड़े अपना स्वर अलाप रहे हों। कामाक्षी के स्वर में कोयल का माधुर्य था, पर शर्मा जी को इस समय वो भी अप्रिय लग रहा था। सिर में सचमुच दर्द होने लगा। ये गधी टलेगी भी या यूं ही बैठी सिर खाती रहेगी? इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा है। उस पर आप कविता करने चली हैं। इस मुंह से महादेवी या सुभद्रा कुमारी की कविताएं भी घृणा ही उत्पन्न करेंगी। आखिर न रहा गया, बोले, आपकी रचनाओं का क्या कहना? आप ये संग्रह यहीं छोड़ जाएं, मैं अवकाश में पढ़ूंगा। इस समय तो बहुत सा काम है। कामाक्षी ने दयार्द होकर कहा, आप इतना दुर्बल स्वास्थ्य होने पर भी इतने व्यस्त रहते हैं, मुझे आप पर दया आती है। आपकी कृपा है। आपको कल अवकाश रहेगा? जरा मैं ड्रामा सुनाना चाहती हूं। खेद है, कल मुझे जरा प्रयाग जाना है, तो मैं भी आपके साथ चलूं? गाड़ी में सुनाती चलूंगी। कुछ निश्चय नहीं किस गाड़ी से जाऊं। आप लौटेंगे कब तक? ये भी निश्चय नहीं। और टेलीफोन पर जाकर बोले, हेलो, नंबर 77। कामाक्षी ने आध घंटे तक उनका इंतजार किया, मगर शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बातें कर रहे थे जिसका अंत ही होने न पाता था। निराश होकर कामाक्षी देवी विदा हुई और शीघ्र ही फिर आने का वादा कर गई। शर्मा जी ने आराम की सांस ली और उस पोथे को उठाकर रद्दी में डाल दिया और जले हुए दिल से आप ही आप कहा, ईश्वर न करे कि फिर तुम्हारे दर्शन हो। कितनी बेशर्म है, कुलटा कहेंगी। आज इसने सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर मैनेजर को बुलाकर कहा, कामाक्षी की कविता नहीं जाएगी। मैनेजर ने स्तंभित होकर कहा, फॉर्म तो मशीन पर है, कोई हर्ज नहीं, फॉर्म उतरवा दीजिए। बड़ी देर होगी, होने दीजिए, ये कविता नहीं जाएगी। कहानी 51। रसिक संपादक समाप्त।